इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 51 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग इसके 52 से लेकर और 60 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। ध्यान से देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन हम लोग आज जो है सोल्व करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। यदि टिंकू अपनी आमदनी का 80% खर्च कर 120 रुपये बचाता है तो टिंकू की आमदनी क्या होगी, हमें ये बताना है। तो भाई टिंकू जो है खर्च कितना करता है, 80%। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खर्च करता है ये 80%। तो टोटल आमदनी तो 100% होती है, तो बचत कितनी करता है, तो ये बचत करेगा। टोटल खर्च इसने 80% किया, तो भाई टोटल कमाई तो 100% होती है, उसमें से इसने 80% खर्च कर दिया है, तो बचत सिर्फ कितनी करता है, 20% की बचत करता है। अब हमें बताना टिंकू की आमदनी क्या होगी। तो आप मान लीजिए कि माना टिंकू की जो आमदनी है वो टोटल ₹X है। ऐसे आप करना इसको, टिंकू की टोटल आमदनी ₹X है। अब x का 20% यानी कि x गुणा 20/100 ये किसके बराबर है, इसकी बचत के, और जो बचत है 120 रुपये। तो टिंकू की कुल आमदनी कितनी हुई, x बराबर 120 गुणा, जो यहाँ बटे में होता है इधर बच्चे ऊपर आके गुणा में आ जाता है, बराबर से इधर, और भाग इसको करेंगे 20 से। 20.120 100.1000। तो टिंकू को जो आमदनी है, टिंकू की आमदनी 1000 रुपये है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। यदि 21 पतंग का क्रय मूल्य 18 पतंग के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान दीजिए, 21 पतंग का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है 18 पतंग के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैंने कहा था जब आपको ऐसी कंडीशन दी जाए तब आप क्या करना कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपका क्रय मूल्य है, उसका आप जो विक्रय मूल्य के साथ होता है उसको मानना। तो आपका क्रय मूल्य हो गया मान लीजिए ₹18, और जो आपका विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, उसको आप मानना जो क्रय मूल्य के साथ में है ₹21। अब यहाँ से बच्चों बात करते हैं लाभ की। प्रॉफिट कितने का हुआ, यानी कि 18 रुपये का जो सामान था जिसका क्रय मूल्य 18 था वो उसने 21 रुपये में बेच दिया। तो हमने कहा था कि भाई लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 21 माइनस 18। 21 में से 18 माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया आपका 3, तो 3 रुपये का इसको लाभ हुआ। लेकिन आपसे तो पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब हम प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100 होता है। तो लाभ कितने का हुआ है, 3 रुपये का, 3, और क्रय मूल्य कितना था बच्चों, 18 रुपये। तो 3/18 गुणा 100। चलिए इसको हल कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2 से कट जाएगा 50 और 2 तिया 6, कितना हो गया आपका 50/3%। तो इसको हम हल करेंगे तो 16 तिया 48, 49 50, 16 सही 2/3%। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कभी भी ऐसा दिया जाए तो जो भी आपका विक्रय मूल्य के साथ में होता है इसी को क्रय मूल्य कहते हैं, और जो आपका क्रय मूल्य के साथ में होता है ये आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको हल करते जाने सवाल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 54। एक व्यक्ति एक घड़ी को 1700 रुपये में बेचकर 15% की हानि उठाता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 1700 रुपये में उसने घड़ी को बेची, ये घड़ी का विक्रय मूल्य है कितना, 1700 रुपये। इसको हम सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसने इस पर हानि उठाई है, यानी कि इसको यहाँ पे लॉस प्रतिशत हुआ है, और कितना लॉस प्रतिशत हुआ है, 15% का इसको लॉस हुआ है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, हमसे पूछा घड़ी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है क्रय मूल्य। तो बच्चों ध्यान रखना क्रय मूल्य बराबर आपका होता है 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस प्रतिशत और गुणा में आपका विक्रय मूल्य जितने में सामान को बेचा है। अब यहाँ पे देख लीजिए 100 गुणा विक्रय मूल्य कितना है आपका 1700 रुपये, और बटे में 100 माइनस लॉस प्रतिशत यानी कि 100 माइनस 15 जो कि आपका 85 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, और 5 से 100 को काट देंगे, 5 दूनी 10, 0। तो कितना हो गया आपका बच्चों 100 गुणा 20 बराबर कितना 2000। तो बच्चों घड़ी का जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य था वो आपका 2000 रुपये था। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 55 आपका साधारण ब्याज से है।
13,200 पर 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से 2 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? कितने रुपए पर? 13,200 पर। तो ये हमारा मूलधन हो गया, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, 13,200 रुपये। और इसकी जो दर है, ये दर आप समझिएगा 2 पैसे प्रति रुपया है और प्रति माह है, तो यानी कि 2 पैसे प्रति रुपये का मतलब हो गया 2%। और कितना? प्रति माह। प्रति माह। ध्यान रखना, जब भी आपको 2 पैसे प्रति रुपया कहेगा तो आप उसको हमेशा प्रतिशत मानिएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है? तो भाई 2 पैसे प्रति रुपये का मतलब है 2 और 1 रुपये में होता है 100 पैसे, 2/100, और 100 के उसमें जो भी होता है वही हमारा डायरेक्टली क्या होता है? प्रतिशत होता है। ठीक है, 2% प्रति माह की आपकी दर हो गई। और समय कितना है आपका? समय भी यहाँ पे 2 माह ही कहा गया है। तो ध्यान रखना, जब आपकी दर भी महीने में है और समय भी आपका महीने में है, तब आपको इनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ब्याज भी महीने का ही पूछ रहा है। तो आप जानते हैं बच्चों कि हमारा ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और भाग इसको 100 से करते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है? 13,200 रुपये। दर हमारी कितनी है? 2%। और समय भी हमारा 2 महीने है, भाग हम 100 से कर देंगे। हमने क्यों नहीं बदला? मैंने आपको बताया, क्योंकि दर आपकी महीने में है और समय भी आपका महीने में है। लेकिन अगर आपकी 10% वार्षिक में होती, यानी कि साल में होती, तो हमारा समय भी साल में ही होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। 100 से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गई, गुणा कर लेंगे। 132 गुणा 2 दूनी 4, 132 की 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 एकम 4 और 1 5। कितना हो गया बच्चों आपका? 528 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या हमारा 56 है। ये हमारा औसत पर आधारित सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। 8 संख्याओं का औसत 56 है, जिसमें से 3 संख्याएं क्रमशः 49, 57 एवं 72 है। तो शेष 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 8 संख्याओं का औसत, 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 56। तो बच्चों जब 8 संख्याओं का औसत 56 दिया है, तो यहाँ से मैं 8 संख्याओं का योग निकाल सकता हूँ। 8 संख्याओं का योग कितना होगा? अगर हमारा औसत 56 है, तो बच्चों योग बराबर होता है औसत गुणा संख्याएं। नोट कर लीजिए अपने इस पे ये सूत्र, औसत गुणा संख्याएं। गुणा कर लेंगे, 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44। तो हमारा 8 संख्याओं का योग कितना हो गया बच्चों? 448। हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, हमारी 3 संख्याओं का योग भी निकाल लेते हैं हम लोग। 3 संख्याओं का योग बराबर, पहली संख्या कितनी है? 49, दूसरी संख्या हमारी 57 है, और तीसरी संख्या हमारी 72 है। इन तीनों का योग भी हम निकाल लेते हैं। 9 7 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 10 और 7 17, 178। तो 8 संख्याओं का योग हो गया 448, 3 संख्याओं का योग हो गया 178, और हमसे कितनी संख्याओं का औसत पूछा है बच्चों? 5 संख्याओं का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे 5 संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 5 संख्याओं का योग बराबर, 8 संख्याओं का योग कितना था? 448, 3 संख्याओं का योग कितना था? 178। तो अगर हम 8 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच्चों 5 संख्याओं का योग आएगा। 8 में से 8 गया 0, 14 में से 7 गए 7, और 3 में से 1 गया 2। कितना हो गया? 270। अब हमसे पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, सूत्र नोट करते चलना, और बटे में कुल संख्या। तो कितनी संख्याओं का योग है? 5 संख्याओं का औसत पूछा है, तो संख्याओं का योग हो गया 270, और कुल कितनी संख्याओं का योग है? ये 5 ही संख्याओं का योग है, तो भाग हम 5 से कर देंगे। काट देते हैं, 5 5 25, बचे 2, 5 चौक 20। तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो हमारा 54 होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 57। 1 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। इस ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर है और ये 3 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। ट्रेन को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करनी है। यहाँ पे एक लंबी सुरंग आई है जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, और इस सुरंग को ये ट्रेन पार करेगी। ठीक है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बच्चे की बात जान लीजिए, जब ट्रेन किसी सुरंग या किसी पुल को पार करती है तो उसकी जो कुल दूरी चलनी होती है वो कुल दूरी उस ट्रेन की लंबाई
और प्लस जो भी सुरंग या पुल है उसकी लंबाई के योग के बराबर होता है। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये जो है हमारी टोटल 3 किलोमीटर चलना है इसको। तो ये तो बच्चे हमारे पास कुल दूरी आ गई। अब हमें बात करते हैं चाल की। तो चाल कितनी है ट्रेन की? ट्रेन में बताया गया है कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। तो भाई जो प्रति समय जो दूरी तय करती है उसी को तो हम चाल कहते हैं। तो इसकी जो चाल है वो हमारी 3 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है। ठीक है बच्चों। और चाल बराबर क्या होता है हमारा? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर और समय कितना है बच्चों? 3 मिनट। तो उसकी जो चाल हुई वो 1/3 किलोमीटर प्रति मिनट हो गई है। हमसे पूछा कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? दूरी है 3 किलोमीटर और चाल कितनी है बच्चों? 1/3 किलोमीटर। जो सबसे नीचे होता है हल करने में वो सबसे ऊपर चला जाता है। तो देखो 3 सबसे नीचे है, यहाँ चला जाए 3 थी 9, तो 9 मिनट, क्योंकि समय पूछा और चाल हमारी किलोमीटर पर मिनट में थी तो समय भी हमारा मिनट में आएगा। तो इसको टोटल जो है 9 मिनट लगेंगे इस सुरंग को पार करने में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 58। यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? तो बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया है, इसकी लंबाई दे रखी है 6 मीटर और हमसे पूछ रहा है चौड़ाई क्या होगी, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है 30 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है बच्चों कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आपका क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर आपकी यहाँ से कोई लंबाई या चौड़ाई मिसिंग है, जैसे यहाँ पे हमें चौड़ाई याद करनी है, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाता है। अब क्षेत्रफल हमारे पास 30 दिया हुआ है और लंबाई हमारे पास 6 पंजे 30, तो हमारी जो लंबाई है वो 5 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई जो है वो हमारी 5 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या 59, इंपॉर्टेंट। यदि बाड़ा लगाने की दर 5 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर है तो उस वर्गाकार पार्क का बाड़ा लगाने में कुल कितना खर्च होगा जिसकी भुजा 210 मीटर है? तो बच्चों यहाँ पे हमें इसकी चारों तरफ बाड़ा यानी कि इसकी बाड़ लगानी है और उसका खर्च दिया गया है। तो हमें पहले पता करेंगे इस बाड़ की कुल लंबाई क्या है जो इसके परिमाप के बराबर होगी। और आप जानते हो बच्चों वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा के बराबर होता है। आपको भुजा दी गई है 210, तो 4 गुणा 210, तो हम इसको गुणा करेंगे तो 4 0 0 4 एकम 4 4 दूनी 8 840 मीटर ये टोटल बाड़े की लंबाई हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है इसकी बाउंड्री की वो 840 मीटर है। और जो खर्च है वो 1 मीटर का है 5 रुपये 50 पैसे। तो टोटल जो खर्च होगा वो आपका कुल लंबाई और गुणा में जो आपको दर दे रखी है 5 रुपये 50 पैसे, इसकी गुणा के बराबर होगा। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करते हैं, 840 है तो हम यहाँ पे 84 की गुणा 55 से कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 2 42, 5 चौक 20, 5 अठे 40 2 42, 0 2 4 2 6 और 4, कितना हो गया? 4620। ठीक है। और ये जो जीरो है इस जीरो से ये दशमलव यहाँ से कट चला जाएगा, तो 4620 रुपये हमारा खर्च होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? 2 की घात 2 गुणा 8 की घात 2 गुणा 6 की घात 2 का वर्गमूल, वर्गमूल इसको बोलते हैं, ये निशान वर्गमूल है, इनका वर्गमूल क्या होगा? तो ध्यान रखना बच्चों, जो भी हमारी घात होती है m के ऊपर अगर n घात है और इसका वर्गमूल मैं निकालता हूँ, तो जब वर्गमूल हटता है तो उसकी घातें जो हैं वो आधी हो जाती हैं। अगर घात हमारा n है तो घातें n/2 हो जाती हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 की घात 2 है तो उसकी घात आधी हो जाएगी, 2 का आधा 1 है, एक घात को लिखते नहीं। इसी प्रकार से 8 की घात 2 है, 2 घात हट जाएगी, और 6 की घात 2 है तो उसकी भी घात हट जाएगी। 8 दूनी 16, 16 छिक्कम 96, तो उसका वर्गमूल जो है 96। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपका जो है खंड खा का जो आपका प्रैक्टिस सेट 13 था उसका सेकंड पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट का लिंक भी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपको अगर समझ में आया होगा अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में बताना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।